सबसे पहले बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संविधान और आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और उन पर जमकर हमला बोला, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार के लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली पर आ गए। आपने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का नायाब तरीका ढूंढा है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर आघात मत कीजिए। तेजस्वी के पत्र पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पलटवार किया। जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, वो पत्र लिखे और आरक्षण की बात करे, तो जाति और सर्वे की रिपोर्ट से आपके संपत्ति सर्वे के भी नतीजे निकल कर आए हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बिहार को कलंकित करने का आरोप लगाया। अरे बिहारी कहते हुए शर्म नहीं लगता कि जिस बिहार को तुमने कलंकित और मजाक बना दिया। तेजस्वी यादव जी, भ्रष्टाचार और अपराध के नायक बन करके अपने को बिहारी करने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के जेल भेजने वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कोर्ट से ऊपर हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम ने जांच एजेंसियों को खिलौना बना दिया है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है। थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? बात यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए। वहीं पीएम मोदी के नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के जेल जाने के बयान पर सियासत शुरू हो गई। जहां आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने बीजेपी को घेरा है, वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के बयान को सही ठहराया और खुद कथित शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल की। आरजेडी ने भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताते हुए पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी ज्ञान के मुखिया नहीं, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, उसकी एक गरिमा है। आप तो सीधे तौर पर न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जो भी आरोपी हैं, उन्हें जेल जाना ही होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल कई और दलों के नेताओं ने भी पीएम के बयान की आलोचना की। लोकसभा चुनाव का अब सिर्फ एक चरण बचा है। ऐसे में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में जनसभा की और बीजेपी पर जम करके हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। 10 साल में उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों को दिया है। मतलब 22 अरबपति उन्होंने बनाए हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए आने लगेंगे। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अंदर। लोकसभा के आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की बाकी बची 4 सीटों पर वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सलेमपुर और बलिया में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सलेमपुर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को गरीबों, किसानों का विरोधी बताया और दावा किया कि 4 जून को केंद्र सरकार की विदाई तय है। कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। तो वहीं बलिया की सभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इधर आपने देखा होगा
भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला या एक एक निर्णय उनका ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं संविधान को ठेस पहुंचाता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर में रैली करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का कभी भला नहीं सोचती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, साल 2012 में समाजवादी पार्टी जब अपना घोषणा पत्र लेकर आई तो उसमें मुसलमानों को एससी और ओबीसी की तरह आरक्षण देने की बात कही थी और यही बात उन्होंने 2014 में भी कही और आगे भी इनकी यही साजिश है। देखिए इनकी आदत, और इतना ही नहीं, सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग अपने हिसाब से संविधान लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग केवल एक वर्ग का भला चाहते हैं, जबकि मोदी दलित पिछड़ों के लिए काम कर रहा है। वहीं मिर्जापुर में रैली करते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान का जिक्र किया, लेकिन इस स्वच्छता अभियान का सीधा मतलब गुंडे बदमाशों के सफाये से था, जिसके लिए पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी उनके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देवरिया के बांसगांव में भी चुनावी रैली की और पूर्वांचल की सभी सीटें जीतने का दावा किया। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। दरअसल 7वें और अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी शामिल है। इसके अलावा मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और गोरखपुर में भी आखिरी चरण में मतदान है और इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल का इम्तिहान होना है। वहीं गाजीपुर में रैली करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार गुंडे बदमाशों को चेतावनी दे दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों के सफाये के लिए बीजेपी को जरूरी बताया है और रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे राम जी ने राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही हम बदमाशों का अंत करने आए हैं। हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही मुझ उठाया व्रणकीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे, तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे। गाजीपुर के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, मिर्जापुर और चंदौली में भी चुनावी रैली की और चंदौली में रैली करते हुए राहुल अखिलेश पर तंज कसा। ये जब भी 2 लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं बिहार की, जहां मिशन बिहार पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने औरंगाबाद समेत कई जगह पर जनसभा की और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विरोधी गठबंधन पर जम करके हमला बोला है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया। ये माइनॉरिटी का आरक्षण कहां से आएगा? किसका काट कर दोगे लालू जी? मैं बताता हूं, कर्नाटक, हैदराबाद और बंगाल में मुस्लिम आरक्षण दिया, वहां एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। साथ ही अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को भी गरीबों के मुद्दे पर घेरा। लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया?
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पंजाब के पटियाला और चंडीगढ़ में रैली की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में महंगाई काफी बढ़ गई है और रोजगार देने के नाम पर भी मोदी सरकार नाकाम रही। प्रियंका ने दावा किया कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर बीमारी का इलाज कराना तक आज मुश्किल हो गया। आपको रोजगार नहीं दिलवाने थे तो कम से कम महंगाई तो कम कर लेते। आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है? आज आप जाती हैं दुकान, आटा, सब्जी, तेल सब कुछ महंगा है। आपको फीस भरनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए मुश्किल होती है, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है कि किस तरह इलाज कराएंगे। वहीं पीएम के करतारपुर साहिब पर किए गए दावे पर भी प्रियंका ने पीएम को घेर लिया। ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए। प्रियंका ने दावा किया कि मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे और होशियारपुर में आप उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने बीजेपी को अहंकारी पार्टी बताते हुए कहा कि ये लोग पीएम मोदी को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। बीजेपी कुछ दिन बाद मंदिर से भगवान की फोटो हटाकर मंदिरों में मोदी जी की फोटो लगा देंगे। 1 जून को 7वें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 4 जून को मतगणना होगी और पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन 7वां चरण बेहद खास है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 7वें चरण में 8 राज्यों की कुल 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे अधिक पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर चुनाव होंगे। 7वें चरण के रण में कुल 904 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब में सबसे अधिक 328 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे हुए हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 6ठे चरण के तहत कल मतदान हो गया, लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आतंकियों का सहयोगी कहा गया, जो बेहद शर्मनाक है। ये सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जो हमारे एजेंट भी रहे, उनको OGW कहना, जो इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद, मैं कहती हूँ ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको OGW का नाम लिया। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी निशाना साधा। ये टैक्टिकल रिगिंग की गई 87 की तरह, और इसमें LG साहब का बहुत ही घिनौना रोल रहा, क्योंकि उनकी नाक के नीचे अगर ये सब कुछ होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको पता नहीं हो। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर पकड़ा गया ताकि वो वोट न डाल पाएं, जिसके खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया था। चुनावी महासमर में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी सिलसिले में कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगादागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयानबाजी की है। शिवराज तंगादागी ने कहा कि अगर इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत हुई तो वे गांव-गांव मंदिर बनवा देंगे। मोदी नंदे ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಿದಾವ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी को लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर दी। पुरी जगन्नाथರು ಮೋದಿ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಇವ್ರ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೈತೆ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। बिहार के काराकट लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। यहां से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हैं। अब पवन सिंह के समर्थन में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव खुलकर सामने आए और उन्होंने उन्हें बिहार का शेर बताया। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमजोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है, वो अकेला ही राजा। दरअसल पहले बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उन पर तेजस्वी यादव के साथ साठगांठ के आरोप भी लगे ताकि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर किया जा सके।
काराकाट सीट पर पवन सिंह की बगावत के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मई का महीना अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और हमारे देश में हर नए महीने की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में जून का महीना शुरू होते ही कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जून की पहली तारीख में गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पिछले महीने की पहली तारीख को ही घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं और 1 जून से ये बदलाव हो सकते हैं। साथ ही जून की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय की जाएंगी। वहीं UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 14 जून कर दिया है। आप अपना आधार कार्ड आसानी से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। इसके अलावा 1 जून से ट्रैफिक के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। जून में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पकड़े गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 5 मासूम अभी भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक बेबी केयर सेंटर में यह भीषण आग बिजली के पोल की वजह से लगी। बिजली के पोल में आग लगने से उसके पास रखे ऑक्सीजन के सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगे और देखते देखते आग ने पूरे बेबी केयर सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां भर्ती मासूम बच्चे आग में झुलस गए। कि आग शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी। वहीं पे आसपास कुछ व्हीकल भी थे, उनमें भी आग लग गई और वहाँ पे सिलेंडर भी थे। उन सिलेंडर में ब्लास्ट होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ हीट एंड उस ब्लास्ट की वजह से जो आग फैल गई। जो सिलेंडर के टुकड़े हैं वो बता रहे हैं 50-50 मीटर दूर जाके गिरे। आग की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद 120 गज में फैले बेबी केयर सेंटर में लगी आग पर काबू पाया और पहली मंजिल से 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। विवेक विहार के जिस बेबी केयर सेंटर में मासूमों को बेहतर देखभाल के लिए रखा गया था, वही बेबी केयर सेंटर बच्चों के लिए लाक्षागृह बन गया और मृतक बच्चों के परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और इस भीषण अग्निकांड के बाद कई परिजन अपने बच्चों के जिंदा होने की आस में उनकी तलाश करते नजर आए। विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में जान गंवाने वाले कुछ नवजात तो ऐसे भी थे जो अपने माता पिता की पहली संतान थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें आग लगने की जानकारी तक नहीं दी। कुछ नहीं बताया, मिले ही नहीं है। हमें तो खुद मीडिया वालों से पता चली है, न्यूज में पता चली है, हमें तो पता ही नहीं चला। बताया जा रहा है कि बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग में नीचे अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत बेबी केयर सेंटर के मालिक से की भी थी। दिल्ली पुलिस ने हादसे के बाद बेबी केयर अस्पताल के मालिक नवीन चीची के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस बात की जांच की जा रही है कि अस्पताल के पास फायर की NOC थी या नहीं। इससे पहले साल 2021 में भी नवजात की पिटाई से जुड़े एक मामले में इस बेबी केयर सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम के हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 4 बोतल शराब के नशे में उसने शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। आरोपी जिहादी हवलदार ने खुलासा किया 13 मई की दोपहर को सांसद अनवारुल अजीम की हत्या करने के बाद रात में वो शव को बाथरूम में ले गया और जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर शरीर के टुकड़े किए। आरोपी ने बताया कि वो पूरी रात शराब पीता रहा और शराब पी कर शरीर के रात भर टुकड़े करता रहा। शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटने के बाद वो उन्हें एक बैग में भरकर कैब से कृष्णामाटी नाला ले गया और शरीर के तमाम टुकड़े वहां फेंके। आरोपी इतना नशे की हालत में था कि उसे अब ये भी ठीक से याद नहीं है कि उसने शव के टुकड़े कहां-कहां फेंके हैं। हालांकि आरोपी ने जहां-जहां शव के टुकड़े फेंकने की बात कबूली है, वहां पुलिस छानबीन में जुटी है। आरोपियों की निशानदेही पर बांग्लादेशी सांसद के शव के टुकड़ों को ढूंढने का काम जारी है। CID और भांगर काशीपुर पुलिस ने गोताखोर बुलाए और बागजोला नहर के अंदर शव के टुकड़ों की तलाश की। क्योंकि सांसद के मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शव के कुछ टुकड़े बागजोला नहर में फेंके, इसलिए गोताखोरों की टीम नहर में उतरी और पानी के अंदर जाकर शवों के टुकड़ों की तलाश की। वहीं आज हत्याकांड की जांच के लिए बांग्लादेश डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख हारून रशीद कोलकाता पहुंचे। এখন এই ক্রাইমটা কিন্তু এক দেশে বাংলাদেশে তার প্ল্যান হয়েছে, প্ল্যান অনুযায়ী সে এখানে এসে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা এসে প্ল্যানটা
বাস্তবায়ন করেছে, অর্থাৎ তাকে হত্যা করে লাশ গুম করার জন্য তার অংশবিশেষ বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। दरअसल पूरा मामला सोने की तस्करी से जुड़ा है और बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी को लेकर सांसद अनवरुल और उनके दोस्त अख्तरुज्जमान शाहीन के बीच अनबन हुई थी। यही उनकी हत्या की वजह बनी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अख्तरुज्जमान शाहीन अब भी फरार है। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग में 14 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से इस आग में झुलस गए। बताया गया कि यहां हो रही वेल्डिंग की चिंगारी से ये आग लगी, जिसने देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त टीआरपी गेम जोन में 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग लगते ही वहां अफरा तफरी फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बताया गया कि गेम जोन को बनाने के लिए लकड़ी, टीन और थर्मोकोल शीट का इस्तेमाल किया गया था। फर्श पर भी रबर, रेक्सीन और थर्मोकोल लगा था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से आग कुछ मिनटों में ही तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि ये गेम जोन 2 साल से यहाँ पे चल रहा था। 2021 से यहाँ पे ये गेम जोन चल रहा था और उसके पास फायर एनओसी नहीं थी और फायर एनओसी न होने की वजह से यहाँ पे ये आग लगी। तब फायर नॉर्म्स के जो भी साधन होने चाहिए वो नहीं होने के कारण ये आग इतनी विकराल बनी कि इतने लोगों को अपने साथ ले गई। वही मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने टीआरपी गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, पार्टनर प्रकाश जैन, राहुल राठौर और मैनेजर नितिन जैन को हिरासत में ले लिया। साथ ही फायर एनओसी नहीं होने पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 6 आरोपियों के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी 4 आरोपियों के लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम काम करी रही। इस दौरान मौके पर और अस्पताल में अपनों की तलाश करते परिजन बेहद परेशान दिखे और वहां मातम का मंजर नजर आया। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे मानव निर्मित आपदा बताया और सवाल पूछा कि बिना फायर एनओसी के इस गेम जोन को चलाने की इजाजत आखिर कैसे दी गई। साथ ही कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की सुरक्षा से जुड़ी डिटेल महानगर पालिकाओं को 24 घंटे में देने को कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई। सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना और डॉक्टरों को गंभीरता से इलाज करने के निर्देश दिए। बताया गया कि आग से जले शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है, लिहाजा लापता बताए जा रहे लोगों के परिजनों का डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान की जाएगी। इस बीच वहां कुछ लोगों की जान बचाने वाले एक बच्चे ने बताया कि आग लगने के समय इमरजेंसी एग्जिट भी बंद हो गया था। तो इमरजेंसी एग्जिट पे आग लगी तो हमें बोला गया कि अब हमारे पास कोई एग्जिट नहीं है। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो मैंने पैर मार के वो स्टील की शीट तोड़ दी और वहाँ से हमने जंप कर दिया। इस बीच राजकोट की घटना के बाद वडोदरा में चल रहे 7 गेम जोन को बंद कर उनकी जांच के आदेश दिए गए। राजकोट हादसे में ऐसे कई लोग हैं जिनका अब तक पता नहीं लग पाया है। हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस घटना की खबर मिलने के बाद अपनों की तलाश में यहां पहुंच गए हैं, जिनमें गोरखपुर के रहने वाले मोनू के रिश्तेदार भी शामिल हैं। बताया गया कि मोनू ने 20 दिन पहले ही अपने चचेरे भाई के साथ गेमिंग जोन में मौजूद एक फूड स्टॉल में काम करना शुरू किया था और घटना के समय वो इमारत के अंदर ही मौजूद था, लेकिन अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे उसकी तलाश में राजकोट पहुंची उसकी बुआ आंसुओं में डूबी दिखाई दी। कहाँ पे काम करता था? ये जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ ना वहीं पे। किसी से पूछताछ की, क्या पता चला है कि वहीं पे थे या नहीं थे? क्या पे था उसका बड़ा मम्मी का लड़का ना, बोलता मेरे साथ में था, अभी 5 मिनट उसको मेरे पास से अंदर जैसे गया उसे ब्लास्ट हो गया। वो बोलता मेरे साथ में था वो लड़का। वहीं दूसरे ऐसे लोग भी मिले जिनके बच्चे ना मिलने पर वो गुस्से में दिखाई दिए। इस दौरान एक पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। हमारी मांग नहीं है कि सरकार ने कहा तो फांसी नहीं सजा दी। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को सजा न मिलने पर खुद ही इंसाफ करने की चेतावनी दी। क्या आप भी अपने सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-IN को गूगल क्रोम के कुछ वर्जन में खामियां मिली हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में डिवाइस में मौजूद पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा हैकर्स के हाथ लग सकता है।
मैक और विंडोज में चल रहे क्रोम के पुराने वर्जन में ये खामियां पाई गई हैं। ऐसे में अगर आप अपने सिस्टम को हैकर से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लें। साथ ही गूगल ने इन खामियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। गूगल ने मैक और विंडोज में इन खामियों को फिक्स किया है और यूजर्स के लिए नया अपडेट निकाला है, जिसे यूजर्स को अपडेट करना जरूरी है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर पश्चिमी बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान के आज रात तक बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है, जिसके चलते बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तबाही मच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप से करीब 420 किलोमीटर दक्षिण में भारी दबाव की वजह से तूफान की रफ्तार और तेज हो सकती है और ये 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। 100 किलोमीटर पर आवर गास्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर अराउंड द साइक्लोन सेंटर। चक्रवाती तूफान रेमल के समुद्री तट से टकराने के बाद हावड़ा, हुगली, कोलकाता में नदिया और मुर्शिदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिन राज्यों में चक्रवाती तूफान रेमल का असर दिखेगा उनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल तूफान के लैंडफॉल के समय बंगाल की खाड़ी में करीब 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। रेमल से तबाही की आशंका को देखते हुए नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लोगों को कमजोर इमारतों को खाली करने के लिए कहा गया है। अभी से यहाँ पे तेज हवा चल रहा है, यहाँ खड़ी होना मुश्किल हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बारिश भी हो रहा है। तेज हवा और भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोलकाता एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है और कल सुबह 9 बजे तक विमानों की आवाजाही रोक दी है। इसके अलावा मछुआरों से समंदर की तरफ नहीं जाने और समंदर के आसपास मौजूद लोगों को इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। जो टूरिस्ट है उनको समुद्र के आसपास भी आने के लिए मना किया गया है, प्रोहिबिशन किया गया है। उसके साथ पूरा जो दुकान है सब बंद किया गया है। जो फिशरमैन है उन लोगों को भी इससे पहले ही उन लोगों को समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल से प्रभावित होने वाले इलाकों में नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ तैनात है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है तूफान रेमल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक की है। तूफान रेमल से निपटने के निर्देश दिए हैं। आज रात बंगाल तट से टकराएगा रेमल तूफान और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। रेमल के पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने की आशंका है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर के कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक पर इस पर चर्चा की है। देश भर में पड़ रही गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया, जो इस साल देश में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। हालात ये हैं कि भीषण गर्मी से न दिन में चैन मिल रहा है और न ही रात में। आग उगलते सूरज के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने भी सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत और मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री से ज्यादा रहा। पंजाब के शहरों में भी पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री को पार कर गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार हो गया। राजस्थान के धौलपुर में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे वहां लोगों की परेशानियां बढ़ गईं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। नौतपा लगने की वजह से दिल्ली का हाल भी बेहाल दिखा। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, नारियल पानी और नींबू पानी पीकर गर्मी से बचने की कोशिश करते दिखे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुरान का अपमान करने के आरोप में कुछ लोगों ने ईसाई समुदाय के एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये घटना लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत के सरगोधा शहर में घटी। बताया गया कि इस निंदा से नाराज लोगों की भीड़ ईसाई परिवार के घर में घुस गई और जमकर बवाल काटा। लोगों ने घर में तोड़फोड़ की और घर के अंदर मौजूद जूतों की एक फैक्ट्री में आग लगा दी। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने बिजली के कनेक्शन भी काट दिए। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकी, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी आईं। बाद में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 2 ईसाई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। साथ ही इस मामले में करीब 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान में इश्निंदा के आरोपों के बाद हुए हंगामे की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वहां से ये खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान में इश्निंदा कानून भी काफी सख्त है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 1987 से अब तक 2100 से ज्यादा लोगों पर इश्निंदा के आरोप लगे। इनमें से 40 लोगों को अदालत की ओर से मौत की सजा सुनाई गई, जबकि इश्निंदा के आरोप में 89 लोगों को भीड़ ने बिना कानून की मर्जी के अपने हाथ में यह कानून लेकर लोगों को मार डाला। हालांकि हिंसा को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई जरूरी कदम उठाने का दावा जरूर किया है और 2022 में इश्निंदा कानून के तहत 171 लोगों पर इश्निंदा के आरोप लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह इश्निंदा कानून लोगों से बदला लेने का हथियार बन चुका है। गाजा के रफा में इजराइल से जारी जंग के बीच हमास ने बड़ा दावा किया। हमास के मुताबिक उसकी अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने एक मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि कितने सैनिकों को अगवा किया गया है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हमलों के बीच अल कसम लड़ाकों ने यहूदी फोर्स के लिए एक सुरंग में जाल बिछाया। जैसे ही वे टनल में दाखिल हुए, हमास लड़ाकों ने उन पर हमला किया। इस दौरान कुछ इजरायली सैनिक की मौत का भी दावा किया गया। साथ ही कई इजरायली सैनिक लड़ाई में घायल भी हुए हैं। हमास ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें लड़ाके एक इजरायली सैनिक को सुरंग में खींचकर ले जा रहे हैं। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास के दावे को खारिज कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक हमास ने किसी भी सैनिक को अगवा नहीं किया है। यूक्रेन के खार्किव शहर में एक हार्डवेयर स्टोर और आवासीय इलाके में हुए रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन शर्तों के साथ जंग रोकने को तैयार हो गए थे, लेकिन अगले ही दिन रूस के सैनिक खार्किव शहर में कहर बरपाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी सामने आया। खार्किव के हार्डवेयर स्टोर में धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि गाड़ियों से जा रहे लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया। धमाके के साथ ही हार्डवेयर स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने भी मोर्चा संभाला और आग बुझाने के काम में जुट गए। हमला इतना भीषण था कि पूरा स्टोर बर्बाद हो गया। स्टोर से आग की लपटें निकल रही थी, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। हमले के बाद कई लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में सुरक्षाकर्मी जुट गए। इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को एक और धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नौसेना पर समुद्री सीमा का उल्लंघन करने और सैन्य तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर जासूसी विमान और ड्रोन उड़ाए। 13 से 24 मई के बीच अमेरिका के जासूसी विमानों 16RC-135 और U-2S ने समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। इसके अलावा अमेरिका ने RQ-4B ड्रोन के जरिए भी जासूसी की। किम ने दक्षिण कोरिया से गुब्बारों में भेजे गए उत्तर कोरिया विरोधी पर्चों को भी भड़काने वाला बताया। उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में समुद्री सीमा के उल्लंघन को लेकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगा। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। ग्लोबल टाइम्स ने कई बार भारत के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। यही नहीं, चीनी सरकार के इशारे पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश भी की। लेकिन इस बार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अब आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या चीन का हृदय परिवर्तन हो गया है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने खुशहाल देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चीन और भारत के लोग G7 देशों के मुकाबले ज्यादा खुशहाल जिंदगी का आनंद लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा 91% लोगों ने कहा कि वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। 84% भारतीयों ने अपने जीवन स्तर से संतुष्टि जाहिर की है। इस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में चीन और भारत के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों का नंबर आता है। अमेरिका के 76% लोगों ने अपने जीवन स्तर पर खुशी जाहिर की है, जबकि फ्रांस और कनाडा के 74% लोगों ने अपने जीवन स्तर पर खुशी जताई है। इसके बाद नंबर आता है लिस्ट में ब्रिटेन का, जिसके 70% लोगों ने कहा कि वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक ज्वेलर के घर और उसके रियल एस्टेट के ठिकाने पर छापा मारा, जहां से 26 करोड़ कैश और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है। छापेमारी की यह कार्रवाई 30 घंटे से ज्यादा समय तक चली, जिसमें सुराना ज्वेलर्स की दुकान, घर और उनके रियल एस्टेट के दफ्तर पर एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया गया। इस छापेमारी में नासिक, नागपुर और जलगांव की इनकम टैक्स विभाग की टीमें शामिल थीं।
छापेमारी के दौरान घर के कोने कोने से नोटों की गड्डियां निकलकर सामने आईं। बताया गया कि इस काले धन को निकालने के लिए वहां फर्नीचर को भी तोड़ा गया। 26 करोड़ की जो नकदी है वो जब्त की है। लगातार 30 घंटे तक ये रेड चल रही थी। इसमें नासिक, नागपुर, जलगांव की टीम शामिल हुई थी। 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा था। इनकम टैक्स की टीम ने इस छापे में 26 करोड़ कैश, 90 लाख की संपत्ति के कागजात बरामद किए। साथ ही सुराना ज्वेलर्स के मालिक और उनके परिवार से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। जी न्यूज़।